Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो एंड वेलकम टू महेशन आईएएस। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि हम एक क्रैश कोर्स की शुरुआत आज से करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने अनाउंस किया था कि हम 40 डेज का एक क्रैश कोर्स लाने वाले हैं फॉर द DPSC एस्पिरेंट। Although the course is designed in a manner that it will be helpful for all the aspirant of state PCS as well as UPSC, कुछ अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। ये क्रैश कोर्स हर वो बच्चे के लिए है जो हिस्ट्री में अपना एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहता है। वो चाहता है कि फास्ट ट्रैक मोड में पूरी हिस्ट्री को बहुत ही कम समय में हम पढ़ लें। पूरी हिस्ट्री मतलब एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। ये प्रीलिम्स के लिए है, ऑल्दो इट विल बी हेल्पफुल इन मेंस एज वेल, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट्स को समझाऊंगा यहाँ पे। साथ ही साथ अगर आप बहुत कम समय में पूरी हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं तो ये क्रैश कोर्स आपके लिए है। अगर आपकी पूरी हिस्ट्री स्कैटर्ड है, इधर उधर बिखरी पड़ी है, तब ये कोर्स आपके लिए है। आप चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट के साथ क्लास को समझी जाए तो ये कोर्स आपके लिए है। ये हैंड रिटन फॉर्म में सारे नोट्स यहाँ पे बना के डाले गए हैं। आप भी अपने नोटबुक में नोट्स ऐसे ही बना सकते हो, बहुत ही कम पेज में और बहुत ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में आपके नोट्स बन के तैयार हो जाएंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा पहला टॉपिक है, मैं रिकमेंड करूंगा आप सबको कि पिछला वीडियो आप जरूर देख लें। पिछला वीडियो जो है वो एक मास्टर क्लास है। मास्टर क्लास कहने का अर्थ क्या है? मास्टर क्लास कहने का अर्थ ये है कि उस क्लास में सारी हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उनको समझाया गया है। उसमें समझाया गया है कि हिस्ट्री को लिखते कैसे हैं। उसमें समझाया गया है कि हिस्टोरियोग्राफी क्या होती है। मैं एक व्यक्ति से पूछा कि आपके लिए भगत सिंह क्या हैं, तो उन्होंने बोला कि मेरे लिए भगत सिंह तो क्रांतिकारी हैं, मेरे लिए भगत सिंह तो देशभक्त हैं। किसी दूसरे व्यक्ति से पूछा तो उन्होंने बोला कि मेरे लिए भगत सिंह तो देशद्रोही हैं, मेरे लिए भगत सिंह तो आतंकवादी हैं। ये क्या है? ये है हमारा स्कूल्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। अगर आप नेशनलिस्ट हिस्टोरियन से पूछोगे तो उसके लिए भगत सिंह तो क्रांतिकारी होगा, लेकिन अगर आप ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियन से पूछो तो उनके लिए भगत सिंह हमेशा देशद्रोही होगा, भगत सिंह आतंकवादी होगा। वैसे ही जैसे अगर मैं पूछूं कि आपके लिए नाथूराम गोडसे क्या है, तो किसी के लिए कुछ और होंगे, किसी के लिए कुछ और होंगे। यही तो हिस्टोरियोग्राफी है। इतिहास एक पर्सपेक्टिव है। आम बोलचाल की भाषा में, लेमैन की भाषा में अगर कहूं तो क्या है? एक पर्सपेक्टिव है। इसमें हिस्टोरियन फैक्ट्स को पढ़ के अपने लॉजिक को लगा के कंक्लूजन देता है। और जब फैक्ट्स पे लॉजिक लगते हैं तो लॉजिक तो ह्यूमन लगा रहा है ना। तो जब ह्यूमन लगा रहा है तो डिफरेंट मैन हैव डिफरेंट नॉलेज, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। अलग तरीके से सोचता है हर एक इंसान। जब हर एक तरीके से इंसान अलग अलग तरीके से सोचता है, हर एक इंसान अलग अलग तरीके से उसने पढ़ाई कर रखी है, तो जब वो इतिहास में लिखेगा तो अलग अलग तरह से लिख सकता है। उसके विचार अलग अलग हो सकते हैं। इसीलिए हिस्टोरियोग्राफी में हम क्या देखते हैं कि ओरिएंटलिस्ट जो हिस्टोरियंस हैं उनके विचार अलग हैं, जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं उनके विचार अलग हैं, जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन हैं उनके विचार अलग हैं, जो सबाल्टर्न ग्रुप के हिस्टोरियंस हैं उनके विचार अलग हैं। दीज आर द डिफरेंट ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस। हालांकि इनकी अध्ययन हम नहीं करने वाले हैं, ये तो ऑप्शनल में या फिर हायर स्टडीज में हम इनकी पढ़ाई करते हैं। ये तो क्रैश कोर्स है। लेकिन बस आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे देना चाह रहा हूँ कि जो हमारे देश में जब अंग्रेज आए, ब्रिटिशर्स व्हेन केम टू इंडिया, तो उन्होंने भारत के इतिहास के बारे में पढ़ना शुरू किया। क्यों? भारत के इतिहास में क्या इंटरेस्ट था उनका? भारत के इतिहास को जानने में ये इंटरेस्ट था कि वो भारत के लोगों के ऊपर अच्छे से शासन कर पाए, भारत के लोगों को अच्छे तरीके से अपना स्लेव बना पाए। ये कारण था इसके पीछे। तो भारत के लोगों को अपना गुलाम बना पाए, ये कारण था इसके पीछे। इसलिए वो भारत की संस्कृति, भारत के इतिहास को जानना चाहते थे। भारत को और बेहतर तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा सके और भारत को नीचा दिखाया जा सके, भारत को बताया जा सके कि तुम लोग तो बारबरिक पीपल हो, तुम्हारा तो इतिहास ना ग्लोरीफाइड नहीं था बल्कि डार्क एज था। तो इसलिए उन्होंने इतिहास को पढ़ना शुरू किया। इसलिए एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया गया हो, या फिर हमारे इतिहास को 3 कालखंड, हिंदू कालखंड, मुस्लिम कालखंड और ब्रिटिश कालखंड, इसमें डिवाइड करना हो रिलीजियस बेसिस पे। ये सब काम किया हमारे जो ओरिएंटलिस्ट ग्रुप के जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने, जो फॉरेनर हिस्टोरियंस हैं उन्होंने। लेकिन जब नेशनलिस्ट हिस्टोरियन आए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने डार्क एज की जगह पे गोल्डन एज का कॉन्सेप्ट दिया। वैसे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन भी है, जैसे आर.एस. शर्मा, रोमिला थापर, दे आर द मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन। वैसे सबाल्टर्न ग्रुप का हिस्टोरियन है। तो हर एक ग्रुप के हिस्टोरियन का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। हर एक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियन जो है अलग तरीके से लिखते हैं। एज ए स्टूडेंट ऑफ यूपीएससी हमको सारे ग्रुप्स के हिस्टोरियन की जो भी मत है उनको ध्यान में रखते हुए एक बेस्ट कंक्लूजन देना चाहिए। ठीक है? लेकिन हमें तो उतना विचार नहीं करना है। हम ऑप्शनल नहीं पढ़ रहे हैं, हम पीएचडी नहीं लिख रहे हैं, हम जो है रिसर्च पेपर नहीं लिख रहे हैं, मास्टर्स में नहीं पढ़ रहे हैं। हम बेसिक सब जनरल स्टडी की पढ़ाई कर रहे हैं। जनरल स्टडी का मतलब क्या होता है? सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन मतलब जनरल पढ़ाई करना है हमें। तो जनरल से जो पढ़ाई है वो मैं कराऊंगा अभी आपको, है ना। जब हमारी रेगुलर क्लास होगी उसमें हमें डेप्थ, बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में जाके आपको कॉन्सेप्ट्स की समझ
बताऊंगा कैसे कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। ये जब हम रेगुलर क्लास अपने फाउंडेशन कोर्स में जब जाएंगे तब उसमें बताऊंगा। ये तो क्रैश कोर्स है, तो क्रैश कोर्स बहुत ही फास्ट ट्रैक मोड में चलेगा और बहुत ही तेजी में चलेगा, लेकिन क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोन एज। स्टोन एज हमारा पहला टॉपिक है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का। ठीक है, आवाज आ रही है ना? एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का जो है हमारा पहला टॉपिक क्या है? स्टोन एज। स्टोन एज को आज हम पढ़ेंगे और इसी क्लास में स्टोन एज को पूरा खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को शुरू करेंगे। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टोन एज को शुरू करने से पहले एक क्रोनोलॉजी समझनी होगी। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या है? एक टाइमलाइन समझना होगा। टाइमलाइन मतलब टाइमलाइन को समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? पिछले क्लास में मैंने बताया, आप जाके वीडियो देखिए, टाइमलाइन को समझना क्यों जरूरी होता है। टाइमलाइन हमारा कब से शुरू हो रहा है? तो अगर आप देखोगे तो टाइमलाइन शुरू हो रहा है हमारा स्टोन एज से और खत्म कहां पे हो रहा है? तो अर्ली मेडिवल एज यानी कि 1200 एडी। 1200 एडी पे जाके खत्म हो रहा है। हम पिछली क्लास में टाइमलाइन क्रोनोलॉजी के बारे में बात किया है हमने पिछले क्लास में। अभी हमें आपको एक क्रोनोलॉजी समझाते हैं, है ना? ध्यान से समझना इसको। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टोन एज। स्टोन एज सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है? स्टोन एज जब हम पढ़ते हैं तो इसको 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। अगर मान लो इसका अगर टाइम पीरियड में रफ सा टाइम पीरियड लिखूं तो 5 लाख से लेके लगभग 3000 बीसी तक, रफ टाइम स्केच मैंने अगर लिखा तो 3000 बीसी, है ना? स्टोन एज को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है हमारा पैलियोलिथिक फेज, एक है हमारा मेसोलिथिक फेज और एक है हमारा नियोलिथिक फेज। तो ना मैं एक सेपरेट, जस्ट वेट, हाँ यहां पे आप समझो टाइमलाइन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग स्टोन एज। और स्टोन एज में पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और तीसरा होगा हमारा नियोलिथिक। पैलियोलिथिक फेज, मेसोलिथिक फेज और नियोलिथिक फेज। पैलियोलिथिक फेज को हम लोग ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। मेसोलिथिक को हम लोग मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं और नियोलिथिक एज को हम लोग न्यू स्टोन एज भी कहते हैं। न्यू स्टोन एज सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है। मान लो अगर इसका टाइम लाइन लिखूं अगर मैं 5 लाख बीसी टू 10,000 बीसी, अगर टाइम पीरियड लिखूं मैं 10,000 बीसी टू 6,000 बीसी, का टाइम लाइन लिखूं मैं 6,000 बीसी टू 3,000 बीसी, यानी लगभग 5 लाख बीसी टू 3,000 बीसी हमारा क्या है? स्टोन एज का टाइम पीरियड है। 5 लाख बीसी, 5 लाख बीसी से भी पहले जा सकते हैं, मैंने एक रफ लिखा है ना? 5 लाख बीसी टू 3,000 बीसी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन हिस्ट्री का 99% जो ह्यूमन का पूरा हिस्ट्री है उसका 99% यही है, स्टोन एज, है ना? तो पहला टॉपिक होगा हमारा ये स्टोन एज। अच्छा, पहला टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक क्या होगा सर? दूसरा टॉपिक होता है हमारा ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक है चाल्कोलिथिक एज। चाल्कोलिथिक एज, तीसरा टॉपिक क्या है सर? तीसरा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। लगभग 2600 बीसी से लेके 1800 बीसी तक। इसको लिखना चाहूँ तो लगभग 1800 बीसी से लेके 1500 बीसी तक। हालांकि ये पहले से है, 1800 बीसी से पहले भी चल रहा है चाल्कोलिथिक एज। एक रफ स्केच हमने लिखा है, रफ टाइमलाइन लिखा है ना? और क्या हो सकता है इसमें? जस्ट वेट। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? सबसे पहले पढ़ेंगे स्टोन एज, फिर हम क्या पढ़ेंगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर क्या पढ़ेंगे? चाल्कोलिथिक एज, चाल्कोलिथिक, ठीक है? फिर हम पढ़ेंगे, चौथा टॉपिक होगा हमारा एडवेंट ऑफ आर्यन।
एडवेंट ऑफ आर्यंस, और एडवेंट ऑफ आर्यंस का टाइमलाइन क्या है? 1500 बीसी। एडवेंट ऑफ आर्यन में दो टॉपिक हमें पढ़ना है, एक है हमारा अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा है हमारा लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड का अगर टाइमलाइन देखें तो लगभग 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक, और लेटर वैदिक का पीरियड देखें तो 1000 बीसी से लेके लगभग 600 बीसी तक। ठीक, इसके बाद से क्या पढ़ेंगे? तो दो टॉपिक पढ़ना है हमें, राइज ऑफ रिलीजियस मूवमेंट दैट इज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ये हमारा अगला टॉपिक होगा, पांचवा टॉपिक। छठा टॉपिक क्या होगा? छठा टॉपिक होगा राइज ऑफ 16 महाजनपद। 16 महाजनपद ये कब है? ये तो 6th सेंचुरी बीसी में ही, 6th सेंचुरी बीसी। राइज ऑफ 16 महाजनपद। 16 महाजनपद तो बहुत सारे हैं, है ना? 16 महाजनपद है, अंग है, कुरु है, पंचाल है, मगध है, वज्जी है, बहुत सारे 16 महाजनपद है, लेकिन 16 महाजनपद को हमको नहीं पढ़ना है, उसमें से एक ही पढ़ना है, और वो कौन सा है? वो है हमारा मगध। मगध मगध महाजनपद को पढ़ेंगे, और मगध महाजनपद में सबसे पहली जो डायनेस्टी होगी वो होगी हमारी हर्यंका डायनेस्टी। हर्यंका डायनेस्टी। हर्यंका डायनेस्टी टाइम पीरियड क्या है? 554 बीसी। 554 बीसी में हमारा हर्यंका डायनेस्टी, और हर्यंका डायनेस्टी में आप किसको पढ़ोगे? तो आप पढ़ोगे बिंबिसार के बारे में, और आप पढ़ोगे जातशत्रु के बारे में, जातशत्रु के बारे में। दूसरी शिशुनाग, शिशुनाग डायनेस्टी, है ना? तीसरी शिशुनाग डायनेस्टी में भी एक रूलर का नाम लिख लो, कलाशोक, लगभग 413 बीसी, एक बार कंफर्म कर लेना, 413 बीसी के आसपास। शिशुनाग के बाद नंदा, लगभग 344 बीसी के आसपास, 344 बीसी, इसमें हमें दो रूलर के बारे में पढ़ना है। एक है हमारा, दो प्रोमिनेंट है, धनानंद, धनानंद और महापद्मानंद, महापद्मानंद। और इसके बाद से क्या पढ़ना है हमें? चौथा मौर्य, मौर्य डायनेस्टी। इसका क्या टाइम पीरियड है? 321 बीसी, 321 बीसी। ये हो गया हमारा मगध। तो हमारे पास कितने टॉपिक हो गए? 1 2 3 4 5 6, और ये मगध वाला हमारा जो टॉपिक है ये हो गया 7वां टॉपिक। क्या ये खत्म हो गया हमारा? बिल्कुल नहीं, इसके आगे भी पढ़ना है हमें। वो क्या पढ़ना है? 8वां टॉपिक। जब मौर्य पीरियड खत्म होता है तो उसके बाद से आता है पोस्ट मौर्यन पीरियड, पोस्ट मौर्यन पीरियड। और पोस्ट मौर्यन पीरियड में जब मौर्य पीरियड खत्म होता है तो पूरा जो मौर्य साम्राज्य था वो बिखर जाता है। तो बिखर जाता है यानी कि बाहरी आक्रमण भी होता है, और कुछ भारतीय भी रहते हैं, बाहर से भी कुछ लोग आक्रमण करते हैं। जैसे कि पोस्ट मौर्य पीरियड में क्या क्या देखने को मिलेगा? कुछ आउटसाइडर्स देखने को मिलेंगे जो बाहर से आए हुए हैं, जैसे इंडो ग्रीक्स, इंडो ग्रीक्स, जैसे साकाज, जैसे कुशान्स, ये सब बाहर से आएंगे, है ना? वैसे ही इंडियन भी कुछ होंगे, जैसे सुंगा, कानवा और सतवाहन। ये सब पढ़ना है हम लोगों को हिस्ट्री में। जस्ट वेट, ये सब क्या करना है हमें? ये सब पढ़ना है। आउटसाइडर्स में इंडो ग्रीक, साकाज, कुशानाज, सुंगा, कानवा, सतवाहना, ये तो इंडियंस हैं, इंडिजिनस हैं, ये आउटसाइडर्स हैं। इसमें आप उसका भी नाम लिख सकते हो, पार्थियंस का भी, पार्थियंस। ठीक है, इंडो ग्रीक, साकाज, कुशानाज, पार्थियंस, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। फिर सुंगा, कानवा, सतवाहना पढ़ेंगे। यहां तक पढ़ने के बाद हम साउथ में चलेंगे। फिर साउथ में जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? चोलाज, साउथ में चेराज, पांड्याज। ठीक है, फिर पल्लव भी पढ़ना है, पल्लवाज और चालुक्य, चालुक्याज। नॉर्थ में आएंगे तो ये तो साउथ में होगा, नॉर्थ में आएंगे तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? पहले पढ़ेंगे गुप्ता, गुप्ता पीरियड। ठीक है, गुप्ता पीरियड पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय,
ये सब गुप्ता पीरियड में। गुप्ता पीरियड खत्म होगा तो हमें क्या पढ़ना है? पुष्यभूति डायनेस्टी। पुष्यभूति, पुष्यभूति में क्या पढ़ेंगे? पुष्यभूति में पढ़ेंगे हर्ष के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में। यहां तक क्लियर है? ये है हमारा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। फिर गुर्जर है, प्रतिहारा है, राष्ट्रकूटा है, ये भी लिख लो। मैं और 3 टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट, ये 3 टॉपिक भी हमें पढ़ना है। यहां तक चीजें क्लियर है? ये हमारा टाइमलाइन है। ये जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद से कहां जाएंगे हम लोग? ये हमारा खत्म हो गया। ये कौन कौन सा टॉपिक खत्म हो गया? स्टोन एज हम खत्म कर लिए, चैल्कोलिथिक खत्म कर लिए, और चैल्कोलिथिक के बाद हम लोग वैदिक एज खत्म कर, चैल्कोलिथिक खत्म हो जाएगा, वैदिक एज खत्म होगा, पोस्ट वैदिक एज, मॉडर्न पीरियड खत्म हो जाएगा, पोस्ट मॉडर्न खत्म हो जाएगा, गुप्ता एज, पोस्ट गुप्ता और अर्ली मेडिवल एज। ये खत्म हो गया। कब खत्म हो रहा है हमारा? 1206 पे खत्म हो रहा है। 1206 पे खत्म हो रहा है। फिर 1206 के बाद क्या होगा? 1206 के बाद क्या होगा? तो 1206 1206 से हमारा मेडिएवल पीरियड, मेडिएवल पीरियड, और मेडिएवल पीरियड को हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला है हमारा दिल्ली सल्तनत, दूसरा क्या है? दूसरा है मुगल। दिल्ली सल्तनत और मुगल। दिल्ली सल्तनत में क्या पढ़ना है हमें? तो 1206 से लेके 1526 तक का इतिहास पढ़ना है दिल्ली सल्तनत में। और मुगल्स में 1526 से लेके 1707 तक। ये अर्ली मुगल्स हैं। अर्ली मुगल्स को हम लोग पढ़ेंगे। लेटर मुगल्स को हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। लेटर मुगल्स को किसमें पढ़ेंगे? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें क्या पढ़ना है दिल्ली सल्तनत में? ये भी जान लो। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग स्लेव डायनेस्टी। स्लेव के बाद हम पढ़ेंगे तुगलक। स्लेव के बाद खिलजी। स्लेव के बाद स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। ये पढ़ना है हमें। और इसमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले बाबर, हुमायूं, सूर एम्पायर, इसमें शेरशाह सूरी, फिर से हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। 1700 खत्म। ये है हमारा पूरा एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री। 1707 के बाद से हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शुरू होगा, जो कि चलेगा 1947 तक। और 1947 से लेकर अभी तक हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, इसको भी हम लोग कवर करेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री क्रैश कोर्स का पार्ट नहीं है, इसमें सिर्फ एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न है। यहां तक चीजें क्लियर हैं? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये टाइमलाइन था हमारा। अभी तक मैंने क्या समझाया इसमें? पूरा मैंने समझाया है टाइमलाइन कि स्टोन एज से हमें अर्ली मेडिवल एज तक कैसे पहुंचना है, और अर्ली मेडिवल एज तक पहुंचने के बाद हमें कैसे मेडिवल एज में इंटर करना है। ये टाइमलाइन मैं आपको समझा रहा था। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। और टाइमलाइन आपको भी अपने नोटबुक में लिख लेना है। अगर ये आपको नोट्स चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा, आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमको। ठीक है? अच्छा, आगे चलते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टोन एज, जो कि हमारा पहला टॉपिक होगा। ये है हमारा पहला टॉपिक, चैप्टर 1, दैट इज स्टोन एज। ठीक है? अभी इसमें क्या देखो, 2 चीजें समझने वाली हैं। 2 चीजें समझने का मतलब क्या हुआ? एक तो ह्यूमन का इवोल्यूशन और एक अर्थ का ओरिजिन। 2 चीजें समझना, ह्यूमन का इवोल्यूशन और अर्थ का ओरिजिन। देखो, 1859 के पहले, 1859 के पहले पूरी दुनिया, चाहे वो क्रिश्चियन वर्ल्ड हो, हिंदू वर्ल्ड हो, या फिर इस्लामिक कंट्री, सबका जो बिलीफ था ह्यूमन का ओरिजिन के लिए, वो रिलीजियस बिलीफ था। किसी ने बोल दिया आदम एंड हव्वा है, किसी ने बोला कि मनु पहले इंसान थे, ऐसा कुछ भी रिलीजियस बिलीफ था। लेकिन 1859 में जब चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से पता चल गया कि ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है। और 1859 के बाद 1863 में तो ये प्रूफ हो गया। कैसे प्रूफ हुआ? तो हक्सले नाम का एक वैज्ञानिक था, एक साइंटिस्ट था हक्सले।
सर्च करना आप गूगल पे। हक्सले ने 1863 में ये प्रूव कर दिया कि आज का जो ह्यूमन है, आज का जो ये ह्यूमन है, ये एक प्रोसेस से होके गुजरा है। और वो प्रोसेस क्या है? वो है इवोल्यूशन। यानी कि पहले हम ऐसा नहीं हुआ करते थे। तो पहले हम कैसे हुआ करते थे, इसके बारे में ब्रीफ में बताऊंगा। ये हमारा रेगुलर क्लास नहीं है, ये फाउंडेशन क्लास नहीं है, तो बहुत ही ब्रीफ में बताऊंगा। हमने क्या समझा? अभी मैंने ये समझाया आपको कि 1859 के पहले जो ह्यूमंस हैं वो ये बिलीव करते थे कि मानव जो है वो ऐसे ही पैदा हो गया, और अलग अलग रिलीजन में अलग अलग बिलीफ था मानव के ओरिजिन के पीछे, मानव की उत्पत्ति के पहले, ह्यूमन के ओरिजिन के पीछे अलग अलग बिलीफ था, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, हिंदूज हो, या फिर हमारे इस्लाम में हो। लेकिन 1859 में चार्ल्स डार्विन ने जो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में ये प्रूव कर दिया। उसके बाद से 1863 में हक्सले नाम के वैज्ञानिक ने पूरी तरीके से प्रूव कर दिया कि मानव जो है एक प्रोसेस से होकर गुजरा है, और वो प्रोसेस को हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं। वो प्रोसेस क्या है ये मैं बताऊंगा अभी। लेकिन मानव के पहले क्या बना? मानव के पहले बना ये हमारा पृथ्वी। जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं, जिस पृथ्वी पर मानव आया, इस पृथ्वी को बने हुए कितने साल हो गए, और ये पृथ्वी बना कैसे? देखो, ये तो ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से, जिसमें हम लोग सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स का जो ओरिजिन है, कैसे बना प्लैनेट्स, ये सब पढ़ते हैं हम लोग, जियोमॉर्फोलॉजी और ये सब चीजों में। हम उसको डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे, ब्रीफ में मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अगर आपको बहुत ही डिटेल्ड में पढ़ाई करनी है इस तरीके से, आप हमारे फाउंडेशन कोर्स से जुड़ सकते हैं। 18 अगस्त से ये स्टार्ट हो रहा है फाउंडेशन कोर्स, जिसमें बहुत ही डिटेल्ड मैनर में, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आपको बहुत ही हाई लेवल की अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी। सिर्फ यूपीएससी ये नहीं है, स्टेट पीसीएस, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, आप सारे एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। तो पहले ये तो समझ जाओ कि ह्यूमन के जब ओरिजिन की बात करते हैं, ह्यूमन के ओरिजिन से पहले हम एक बार अर्थ की ओरिजिन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ना, ओरिजिन ऑफ अर्थ क्या लिखा हुआ है? आज से 4.54 बिलियन ईयर्स एगो, कितना साल पहले? आज से 4.54 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ बना है हमारा। अर्थ बना कैसे? तो उसकी एक थ्योरी है, उस थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी। कहीं लिखा होगा बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के बाद जो है हमारा यहां पे लिखा हुआ है 13.73 बिलियन ईयर अगो इंटायर यूनिवर्स वाज अ वन सिंगल एक्सट्रीमली डेंस। क्या है? एक सिंगल पीस था हमारा पूरा यूनिवर्स, एक सिंगल पीस था, और ये बहुत ही डेंस था, बहुत ही डेंस था। कुछ फेनोमेना हुए, ये सब ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे भाई, कुछ फेनोमेना हुए और ये बहुत ही डेंस था, बहुत ही डेंस था। कुछ फेनोमेना होने की वजह से ये क्या किया, ये हमारा एक प्रोसेस हुआ जिसको हम लोग कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। और जैसे बिग बैंग हुआ, हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड करना शुरू कर दिया, एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। आज भी एक्सपैंड कर रहा है हमारा यूनिवर्स, और बहुत सारी चीजें बनी, जैसे कि हमारी बनी गैलेक्सीज, गैलेक्सीज बनी, हमारे बने सोलर सिस्टम, बहुत सारी गैलेक्सीज बनी। यूनिवर्स में हमारे कितने गैलेक्सीज हैं पता नहीं कितने, बहुत सारे। कितने सारे सोलर सिस्टम? बहुत सारे। हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे, और मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत सारे सोलर सिस्टम है। उस सोलर सिस्टम में हमारा एक सोलर सिस्टम है जिसमें बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, और उसमें एक हमारा प्लैनेट है अर्थ, जिस पे हम रहते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ? 13.73 बिलियन ईयर्स अगो पूरा यूनिवर्स जो है वो एक सिंगल मास था, एक सिंगल मास था। और एक फेनोमेना हुआ, कब हुआ वो? हमारा फेनोमेना हुआ 4.54 बिलियन ईयर्स अगो, और उस फेनोमेना को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग फेनोमेना हुआ, और बिग बैंग फेनोमेना हुआ तो उसमें क्या हुआ? सोलर सिस्टम बन के निकला। क्या हुआ? सोलर सिस्टम बन के, यानी हमारे अर्थ कितने साल का है? हमारे अर्थ जो है आज से 4.54 बिलियन ईयर्स एगो पहले ही बना है। और वो बना कैसे? बिग बैंग थ्योरी के फेनोमेना की वजह से बना। और बिग बैंग थ्योरी क्या है, ये आप ज्योग्राफी वाले टीचर से जरूर पूछना, है ना। तो जब हमारा अर्थ बन गया, तो अर्थ बनने के बाद ही सब कुछ हुआ। लेकिन देखो, अर्थ जब हमारा बना उस समय अर्थ आज की तरह नहीं था। तो अर्थ क्या था? इनिशियली इट वाज अ बॉल ऑफ फायर, बॉल ऑफ फायर था, समझ रहे हो ना। तो इस पे तो कोई चीज रहना, मतलब लाइफ तो एग्जिस्ट, लाइफ को इमेजिन करना बॉल ऑफ फायर पे इम्पॉसिबल है ना। तो इनिशियली इट वाज अ बॉल ऑफ फायर, देन प्रोसेस ऑफ कूलिंग स्टार्टेड। धीरे धीरे जो है कूलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे मतलब क्या? एक दो दिन में नहीं, हजारों साल में, लाखों साल में प्रोसेस ऑफ कूलिंग स्टार्टेड। धीरे धीरे कूलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। ये सब क्या फेनोमेना है, ये सब आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे। मैं यहाँ पे ब्रीफ में इसलिए समझा रहा हूँ, ये क्रैश कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स नहीं है, साथ ही साथ ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। प्रोसेस ऑफ कूलिंग स्टार्टेड, धीरे धीरे रॉक फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, क्रस्ट बनना शुरू हुआ, क्रस्ट मेंटल कोरा पड़े हुए, क्रस्ट बनना शुरू हुआ। बहुत ही मैसिव प्रेशर की वजह से वोल्केनिक इरप्शन हुए, बहुत सारे वोल्केनिक इरप्शन हुए अर्थ पे, और वोल्केनिक इरप्शन की वजह से बहुत सारे गैसेस और वाटर वेपर रिलीज हुए। कैसे रिलीज हुए गैसेस एंड वाटर वेपर? ये वोल्केनिक इरप्शन की वजह से रिलीज हुए। और गैसेस एंड वाटर जब रिलीज हुए तो ये क्या हुआ? वाटर जो था वो हमारा फ्रीज कर गया, और फ्रीज कर गए सारे वाटर, तो उस समय को बोलते हैं हम लोग आइस एज। क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं हम लोग आइस एज, या फिर प्लिस्टोसिन भी बोलते हैं। जियोग्राफिकल जियोलॉजिकल नेम है ये, है ना, प्लिस्टोसिन। 4 फेज में हमारे अर्थ का इवोल्यूशन हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। ये सब ज्योग्राफी में ही आपको पढ़ना है, मैं बस बता रहा हूं आपको। तो हमारा क्या हो गया? आइस एज आ गया। पहले क्या था? बॉल ऑफ फायर, अब क्या हो गया है? आइस एज। और इसके लास्ट फेज में ही, आइस एज के लास्ट फेज में ही इमरजेंस हुआ है ह्यूमन का। कब हुआ है?
ह्यूमन बींग्स अपीयर्ड ऑन प्लैनेट अर्थ इन द मिडल ऑफ प्लिस्टोसिन एपोक। प्लिस्टोसिन, प्लिस्टोसिन का मतलब क्या है? प्लिस्टोसिन का मतलब है आइस एज। सिंपल सा समझो, प्लिस्टोसिन का मतलब क्या है? आइस एज। ह्यूमन बींग कब अर्थ पे आया? इन द मिडल ऑफ प्लिस्टोसिन एपोक। प्लिस्टोसिन मतलब क्या? आइस एज के टाइम में। आइस एज जब खत्म होने लगा, उसके लास्ट में मिडल में ह्यूमन बींग अपीयर हुआ अर्थ पे। मेसोजोइक जो एक पीरियड है उसमें उसका इवोल्यूशन हुआ। और होलोसिन जो अभी करंट टाइम पीरियड चल रहा है, जिस करंट टाइम में मैं खड़ा हूं, इस टाइम पीरियड को बोलते हैं होलोसिन। अभी इस वीडियो में भी बताऊंगा मैं, है ना? यहां तक क्लियर है? ये हमारे अर्थ का ओरिजिन है। अर्थ कब आया हमारा? 4.54 बिलियन ईयर्स अगो। एक समय ऐसा था जब ना कोई प्लैनेट था, ना कोई सोलर सिस्टम था, ना कोई गैलेक्सी थी। वो वो कौन सा समय था? वो था 13.73 बिलियन ईयर्स अगो, जब एक यूनिवर्स एक सिंगल मास था, है ना? फिर एक फेनोमेना हुआ, बिग बैंग थ्योरी जिसको कहते हैं, और उसके बाद से सारे चेंजेस हुए। ठीक है, अभी यहां पे हमें नहीं जाना है, अब हम पीछे चलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ह्यूमन का हमने क्या दिखाया? ह्यूमन का अपीयरेंस दिखा दिया, धरती पे आ गए हैं ह्यूमन। फिर क्या हुआ? ह्यूमन को माना जाता है कि अफ्रीका एक ऐसा प्लेस था, अफ्रीका, जहां पे अर्ली ह्यूमंस एंसेस्टर्स, वो तो बाद में इंटर किए। अफ्रीका इज द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बींग। अफ्रीका में ह्यूमन का ओरिजिन हुआ। पार्टिकुलरली अगर बात करें तो वो जगह का नाम है मोरक्को। मोरक्को एक कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है, जहां पे, जिसको हम लोग बोलते हैं लैंड ऑफ ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड। लैंड ऑफ ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड कौन से देश को कहते हैं? मोरक्को को। और मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका में। अर्लियर इट वाज बिलीव दैट इट वाज इथोपिया, लेकिन अभी प्रूफ हो गया कि ये मोरक्को ही है। ठीक है, और मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका में। और यहाँ पे क्या हुआ है? तो ये बिलीव किया जाता है कि यहीं पे ह्यूमन बींग का, मैनकाइंड का ओरिजिन हुआ था। यहाँ पे ओरिजिन हो गया ह्यूमन काइंड का। अब यहाँ से ओरिजिन होके क्या किए हमारे? यहाँ से लोग माइग्रेट किए अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, अलग अलग कंट्री में। यहाँ से लोग माइग्रेट करना शुरू किए, पलायन करना शुरू किया। और ये कब शुरू हुआ? 2 मिलियन ईयर्स अगो। कब हुआ? 2 मिलियन ईयर्स अगो अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स इंटर इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडिया में नहीं, इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ये जो लोग हैं, जो अफ्रीका में है, यहां से इंटर करना शुरू करते हैं। और ये कब हो रहा है? ये हो रहा है 2 मिलियन ईयर्स अगो। यानी कि आज जो हमारे देश में लोग हैं, वो सब कहां से आए हैं? यहां से, यहां से। और एक बार में नहीं आए, अलग अलग फेज में आए हैं। एक बार में नहीं, अलग अलग फेज में आए हैं। इनके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। हमारे देश में अलग अलग रेशियल ग्रुप्स के लोग रहते हैं। अगर आप चले जाओगे नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पे आपको अलग चीज़ देखने को मिलेगा। अगर आप जाओगे साउथ ऑफ इंडिया में, वहाँ पे आपको अलग तरह के लोग देखने को मिलेंगे। अगर आप जाओगे नॉर्थ में, वहाँ पे अलग तरह के लोग देखने को मिलेंगे। ये सब अलग अलग रेसेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रेस जो कि इंटर किया इंडिया में, उसका नाम है नेग्रेटोज। क्या नाम है? नेग्रेटोज। नेग्रेटोज वाज द फर्स्ट टू इंटर इंडिया। और इनको अगर देखना है तो कहाँ चले जाओ आप? डेक्कन, जो हमारे इंडिया का जो डेक्कन पार्ट है, वहां पे जाके आप नेग्रेटिव्स को देख सकते हैं। वो रेशियल ग्रुप वहां का है। या फिर आप वहां अंडमान निकोबार जाओगे तो वहां पे जारवा, सेंटिनलीज, जो ये ट्राइब है, ये भी नेग्रेटिव्स रेशियल ग्रुप के हैं। नेग्रेटिव्स के बाद आता है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड्स। जो संथाल्स हैं, भील्स हैं, मुंडाज हैं, ये प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड्स जो रेशियल ग्रुप है, उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। उसके बाद है मंगोलाइट्स। मंगोलाइट्स जो है वो हिली ट्राइबल ग्रुप जो है, जैसे गारो, खासी, गोरखा, ये सब जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो ट्राइब्स हैं, ये सब जो है मंगोलाइट्स ग्रुप के हैं। उसके बाद से द्रविडियंस। द्रविडियंस खास करके आपको आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल में देखने को मिलेंगे। और फर्स्ट टाइम जो ये द्रविडियन वर्ड यूज किया गया है, वो किसके द्वारा किया गया है? आदि शंकराचार्य के द्वारा किया गया है। और लास्ट आर्यन। आर्यन जो ग्रुप है वो सेंट्रल एशिया से इंटर किया है, और ये मैक्स मूलर ने जो है इसको प्रूव किया है। हालांकि जब पढ़ते हैं कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी हो, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी हो, बहुत सारे बाल गंगाधर तिलक से लेकर दयानंद सरस्वती से लेकर सबने इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। लेकिन मैक्स मूलर ने कहा कि भाई सेंट्रल एशिया से है, ये सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है। ये व्हाइट पीपल हैं, व्हाइट स्किन पीपल हैं। दे कंपोज वेदास। जो हमारे वेदास हैं उसको किसने कंपोज किया है? आर्यन पीपल। दे केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। और जो संस्कृत लैंग्वेज और लिटरेचर है, इसको भी आर्यन पीपल ने ही जो है क्या किया था? कंपाइल किया था, कंपोज किया था। तो आर्यन क्या है? एक रेशियल ग्रुप है जो कि सेंट्रल एशिया से इंटर किया है हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। क्लियर हो गई बात? बात क्या क्लियर हुई? सबसे पहले हमने देखा ओरिजिन ऑफ अर्थ, फिर हमने देखा ह्यूमन। ह्यूमन कहाँ से आए हैं हमारे? कहाँ पे ओरिजिन हुआ है उनका? अफ्रीका में। लेकिन ह्यूमन का ओरिजिन हुआ कैसे फिर? आज का जो ह्यूमन है, जिसको हम लोग होमो सैपियंस कहते हैं, वो कैसे आया? ये नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट क्लास में उस डाउट को मैं जरूर शुरू के 10 मिनट में जो है वो डील कर लूंगा, है ना? आगे चलते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं तो अब समझो बेसिस ऑफ इवोल्यूशन जो है, ह्यूमन का इवोल्यूशन किन किन चरणों से जाके होके गुजरा है, ये देख लो यहाँ पे। ठीक है, तो ह्यूमन जो है सबसे पहले क्या था? रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस आर्कियाइक और होमो सैपियन सैपियन। पहले ह्यूमन 4 पैरों पे चलता था, 4 पैरों पे चलता था। फिर 2 पैरों पे चलने लगा, लेकिन झुक के चलता था, झुक के चलता है। फिर होमो इरेक्टस सीधा हो गया। लेकिन ये जो एरिया है, ये डेवलप नहीं हुआ था। गर्दन का जो हिस्सा है, ये डेवलप नहीं हुआ था। फिर वो डेवलप हुआ धीरे धीरे, जो है आज का ह्यूमन जैसा हम लोग दिख रहे हैं वैसा बन के हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं होमो सैपियन सैपियन। और ये जो
क्राइटेरिया बनाया गया है वो क्या, किस पे बनाया गया है? वो बनाया गया है एक, उसका बहुत सारे क्राइटेरिया है, 2-3 क्राइटेरिया, लेकिन एक जो है वो है सीसी, साइज ऑफ ब्रेन, जिसको हम लोग सीसी कहते हैं। सीसी मतलब क्रैनियल कैपेसिटी, यानी कि पहले जो ह्यूमन की जो क्रैनियल कैपेसिटी थी वो 400 सीसी थी, लेकिन इवॉल्व होके 400, फिर 1000, 1200, फिर आज का जो ह्यूमन है लगभग उसकी 1700 क्रैनियल कैपेसिटी तक पहुंची, 1750 क्रैनियल कैपेसिटी तक। समझ आ रहा है? तो सबसे पहले रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस, फिर होमो सैपियन सैपियन। तो हक्सले ने जो कहा था, हक्सले ने कहा था, उसके पहले चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है, यानी कि आज का जो ह्यूमन है ये ऐसा ही नहीं था पहले से, वो पहले एप्स था, है ना, 4 पैरों पे चलता था, फिर 2 पैरों पे, फिर झुक के चलता था, फिर सीधा हुआ, फिर गर्दन कहीं से डेवलप हुआ, दिमाग डेवलप हुआ, और ये सब कब हो रहा है भाई? स्टोन एज पीरियड में ही डेवलप हो रहा है। प्लिस्टोसीन, होलोसीन, जो ये वर्ड जो मैं 2 यूज कर रहा था, उस टाइम पीरियड में ये सब हो रहा है। चीजें क्लियर है यहाँ तक? तो लोअर पैलियोलिथिक एज में मैंने बताया था स्टोन एज को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। और जो पैलियोलिथिक है उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। तो जो लोअर पैलियोलिथिक एज है उसमें रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस। होमो सैपियन आर्काइक जो है ये मिडिल पैलियोलिथिक एज में था, और होमो सैपियन सैपियन जो था ये अपर पैलियोलिथिक एज में था। ठीक है, यानी कि धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से ह्यूमन का इवोल्यूशन हो रहा है। यानी आज का जो ह्यूमन है वो ऐसा पहले नहीं था, इवॉल्व होकर आज की तरह बना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है चीजें? अब हम आगे चलेंगे। देखो 2 वर्ड मैंने बोला था, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। सबसे पहले है प्लिस्टोसीन और फिर है होलोसीन। तो प्लिस्टोसीन में पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक आता है, और होलोसीन में आता है मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो इस टाइम पीरियड में ह्यूमन का इवोल्यूशन हो रहा था। इसको हम लोग आइस एज के भी नाम से जानते हैं, आइस एज। फिर क्या है? क्लाइमेट चेंज हुआ। क्या हुआ? क्लाइमेट चेंज हुआ, क्लाइमेट हमारा थोड़ा वार्म हुआ, क्लाइमेट हमारा थोड़ा ड्राई हुआ, और फिर आ गया होलोसीन पीरियड। होलोसीन पीरियड आ गया, जो कि करंट फेज जो चल रहा है उसको हम लोग होलोसीन कहते हैं। 2026 क्या है? ये होलोसीन है। 2025 क्या है? होलोसीन है। लेकिन ये जो टाइम पीरियड था 2.58 मिलियन ईयर्स एगो से लेके अपर पैलियोलिथिक एज तक, ये तो हमारा क्या था? प्लिस्टोसीन ही था। समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे 2-3 वर्ड लिखे गए हैं। क्या है? पहला नाम है जॉन लुबॉक। ये जो हमारा पैलियोलिथिक और नियोलिथिक जो नेम है ये किसने दिया है? जॉन लुबॉक नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया है, जिनका नाम है जॉन लुबॉक। उन्होंने दिया है पैलियोलिथिक और नियोलिथिक में 2 पार्ट में डिवाइड किया था ह्यूमन के एवोल्यूशन के टाइम पीरियड को। एक नए व्यक्ति है, इनका नाम है एडवर्ड लार्लेट। एडवर्ड लार्लेट ने पैलियोलिथिक को जो है लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक में डिवाइड किया है। और एक है एसियल कार्लाइल। कार्लाइल ने एक बीच में यहाँ पे एक फेज डाला है, उसका नाम है मेसोलिथिक। इन लोगों के नाम चाहो तो आप याद कर सकते हो, एक्चुअल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एसियल कार्लाइल ने मिडिल जो हमारा मेसोलिथिक है उस वर्ड को इन्होंने दिया है, एसियल कार्लाइल ने। अच्छा, फादर ऑफ स्टोन एज किसको कहते हैं? इनका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम करते थे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। इनकी पोस्टिंग मद्रास में थी, और मद्रास में जब ये काम कर रहे थे उसी समय इन्होंने जो है एक शायद पेड़ ओड़ लगा रहे थे, उसी में खुदाई कर रहे थे, और उसी समय इनको एक स्टोन मिला, और वो स्टोन जो है वो हमारा था स्टोन एज टाइम पीरियड का। और वो जो स्टोन मिला, जब उसकी स्टडी करने के लिए इन्होंने लंदन भेजा तो हमें पता चला कि ये तो काफी पुराना है। और ये कौन सा टाइम था? ये था हमारा 1863, और जगह का नाम था पलवरम, और ये है चेन्नई में। तो इसीलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ स्टोन एज। किसको कहते हैं फादर ऑफ स्टोन एज? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। क्लियर है चीजें? सबसे पुराना जो है स्टोन इन्होंने ही खोजा था स्टोन एज पीरियड का। उसके बाद से क्या है? तो स्टोन एज को क्या कहते हैं? फर्स्ट फेज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ह्यूमन का एग्जिस्टेंस कब हो रहा है? इसी पीरियड में हो रहा है ना। दूसरा, ये कब हो रहा है? 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेके 2800 बीसी का जो टाइम पीरियड है वो स्टोन एज का टाइम पीरियड है। इसमें 90% ह्यूमन की जो हिस्ट्री है वो 99% स्टोन एज ही है। हम तो सिर्फ 1%, उसके बाद सिर्फ 1%, 99% जो ह्यूमन की हिस्ट्री है वो स्टोन एज में ही कवर हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसके बाद से इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन हैपेंड इन दिस फेज। किस फेज में? स्टोन एज में। ह्यूमन का इवोल्यूशन किस फेज में हुआ है? स्टोन एज में हुआ है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस से लेके, रामापिथिकस से लेके, निएंडरथल, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियन आर्काइक, होमो सैपियन, ये सब कब बने? स्टोन एज पीरियड में। क्लियर है? अच्छा, स्टोन एज के बारे में अगर हमको जानना है तो स्टोन एज के बारे में जानने के लिए हमारे पास 3 चीजें ही हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं? पहला है फॉसिल्स, जीवाश्म जिसको कहते हैं, पेंटिंग यानी कलाकृति है, और तीसरा है स्टोन टूल जिसको हम उपकरण कहते हैं। ये 3 चीजों का ही इस्तेमाल करके हम स्टोन एज के बारे में जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पीरियड जो है वो प्री हिस्ट्री का पीरियड है, और प्री हिस्ट्री में हमारे पास कोई भी लिटरेरी एविडेंस नहीं रहता है, हमारे पास सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस रहते हैं, और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पढ़ने के बाद ही हम उस काल के बारे में जान सकते हैं, उस टाइम पीरियड के बारे में जान सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि स्टोन एज कहते किसको हैं, पाषाण काल कहते किसको हैं,
तो ध्यान रखो, ऐसा काल जिस काल को जानने के लिए हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण स्रोत उन लोगों उस वक्त के उस दौर के लोगों के द्वारा प्रयोग किए गए उपकरण हो, स्टोन टूल्स हो, इसीलिए हम उस फेज को हम लोग स्टोन एज कहते हैं। स्टोन एज क्यों कहते हैं? क्योंकि उस टाइम पीरियड को जानने के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? स्टोन है, स्टोन टूल्स है। स्टोन के टूल्स जो उस समय के लोग यूज करते थे वही है, और उसका अध्ययन करने के बाद ही हम उस टाइम पीरियड के बारे में जान पाते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है, ये तो मैंने पहले ही समझा दिया था। लिखा है व्हाई इज दिस एज नोन एज स्टोन एज, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोन वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल यूज्ड बाय और नोन टू मेन, मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी स्टोन टेक्नोलॉजी और मोस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस एज प्रोवाइडेड बाय स्टोन टूल्स, इसीलिए हम इसको स्टोन एज कहते हैं। ठीक है, फेजेस ऑफ स्टोन एज, लास्ट फेज ऑफ ग्रेट आइस एज प्लिस्टोसिन पीरियड 2.58 मिलियन ईयर्स अगो से 11,000 से। प्लिस्टोसिन जब खत्म होता है, प्लिस्टोसिन में कौन कौन सा आता है हमारा? सिर्फ पैलियोलिथिक आता है, लोअर मिडल अपर। मेसोलिथिक किसमें आता है? होलोसिन में। नियोलिथिक किसमें आता है? होलोसिन में। समझ में आ रहा है? आइस ऑन अर्थ स्टार्टेड मेल्टिंग, जो आइस एज था हमारा वो मेल्ट होना, आइस शुरू हो जाता है। क्लाइमेट इंप्रूव सिग्निफिकेंटली, क्लाइमेट चेंज होता है, और क्लाइमेट चेंज जैसे ही होता है तो और भी बहुत सारे फैक्टर की वजह से हमारा इवोल्यूशन ऑफ लाइफ को बूस्ट मिलता है। और सबसे पहले प्राइमेट्स आते हैं। प्राइमेट्स एप्स स्टार्टेड वॉकिंग ऑन 2 legs, फर्स्ट फेज ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, इसी को कहते हैं हम लोग। पहले तो 4 पैरों पे चलता था और फिर 2 पैरों पे आया, फिर उसके जो बैकबोन है वो पहले झुक के चलता था, फिर सीधा चलने लगा, फिर वो गर्दन का हिस्सा डेवलप हुआ, और फिर जाके आज का उसकी क्रैनियल कैपेसिटी जो ब्रेन साइज था वो भी डेवलप होने लगा, फिर आज का जो है मानव बन के हमारा पूरी तरीके से तैयार हो गया। समझ में आ रहा है? तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन को मैंने इन सारे इस पे जो है लिख के एक जगह तैयार कर दिया है। अगर आपको ये पीपीटी या नोट्स चाहिए होगा, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, आप वहाँ से जो है मैसेज करके वहाँ पे आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक में फ़र्क क्या है। तो अगर टूल्स में देखो तो उस समय के जो लोग हैं वो को टूल्स यूज करते थे, को टूल्स जो रफ थे, बहुत बड़े बड़े थे और इरेगुलर इन शेप थे। इरेगुलर इन शेप, कोई एक साइज नहीं होता था उनका, कोई एक शेप नहीं होता था, इरेगुलर है। सबसे पहला टेक्नोलॉजी जो इंसानों द्वारा डेवलप की गई वो थी स्टोन टेक्नोलॉजी, स्टोन टूल टेक्नोलॉजी, है ना। प्लस बहुत ही हैवी होते थे, अगर मान लो कि कोई जानवर वहां भाग रहा है और उसको मारना है तो मार नहीं पाते थे बहुत, क्योंकि वो बहुत दूर तक जाता नहीं था, बहुत भारी होता था, हैवी होता था। उस समय के जो टूल्स हैं उनके नेम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्लीवर्स एंड चॉपर्स, है ना। ये लोअर पैलियोलिथिक एज का है। मिडिल पैलियोलिथिक एज में कोर स्टोन टूल्स बनने डेवलप हो गए, जिससे हम लोग फ्लेक्स मतलब क्या होता है, कोर स्टोन टूल्स है उसको काट के फ्लेक्स बनाए जाते थे। इसका शेप होता था फिर रेक्टेंगुलर इन शेप, ये डेवलप हुआ है। देखो पहले यहाँ पे था, फिर ये धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। पहले क्या इरेगुलर शेप में, अब रेक्टेंगुलर शेप में आया, फिर क्या है ट्रायंगुलर शेप में आ जाता है। इस टाइम के टूल्स के नाम है स्क्रैपर्स, बोरर्स एंड ब्यूरिन्स। अपर पैलियोलिथिक एज में आते हैं तो उस समय पॉइंटेड एंड पॉलिश टूल्स हो जाते हैं, इनका शेप ट्रायंगुलर होता है। और सिर्फ स्टोन टूल्स ही नहीं, बोन और वुड के भी बने हुए टूल्स का हम लोग यूज करते हैं। बो एंड एरो का भी यूज होना शुरू हो जाता है, हार्पून्स का भी यूज करना वो लोग शुरू कर देते हैं टू किल द फिश, फिशिंग करने के लिए, है ना। हार्पून्स जो होता है उसको मार के फिश का हम लोग या फिर जानवर को भी मारने में जो हार्पून्स का यूज करते थे। इसका एग्जाम्पल अगर हमें देखना है या फिर हमें देखना है इसके कहाँ कहाँ साइट्स हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स हैं पैलियोलिथिक एज के, तो वो है सोन रिवर वैली, बेलन वैली जो कि मिर्जापुर में है, भीमबेटका जो कि एमपी में है, बोरी जो कि महाराष्ट्र में है, और कुर्नूल जो कि आंध्र प्रदेश में है। दीज आर द इंपॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट्स, इनको हमें याद रखना है। टूल्स के नाम याद रखने हैं जो कि अलग अलग टाइम पीरियड में डेवलप हुए हैं, और साथ ही साथ साइट्स के भी नाम याद रखने हैं। दूसरा, मैंने बताया था कि हमें 3 चीजें हमारे पास हैं जिसके द्वारा हम जान सकते हैं स्टोन एज के बारे में। वो है पहला हमारा जीवाश्म यानी फॉसिल्स, दूसरा कलाकृति यानी पेंटिंग, और तीसरा स्टोन टूल्स यानी कि उपकरण। स्टोन टूल्स के बारे में इसमें बात करें, नेक्स्ट पीपीटी में हम पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे। ये जो मेसोलिथिक है इसको हम लोग ट्रांजिशन फेज भी कहते हैं। इसमें जो टूल्स वो लोग यूज करते थे उनका नाम है माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ मतलब क्या है? सूक्ष्म पाषाण, है ना। इसमें क्या होता है कि बहुत ही छोटे छोटे तरह के ये टूल्स हैं, बहुत ही छोटे, हैंडी हैं थोड़े। इसमें क्या है, बहुत हैवी थे, बड़े साइज के थे, रफ थे और इरेगुलर शेप में थे। यहाँ पे छोटे हो गए हैं, माइक्रोलिथ, डेवलपमेंट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अर्थ जो है और वार्म हो रहा है, और यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले इंसान ने डॉग को जो है डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट किया था, और इसके एग्जाम्पल्स या फिर इसके जो रेफरेंस है वो हमें आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, और बागोहर जो कि राजस्थान में, यहाँ से हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर इसका अगर साइट देखना है, इंपॉर्टेंट साइट्स, तो महादाहा, सराय नहराय जो कि यूपी में है, लंगनाज जो कि गुजरात में है, भीमबेटका जो कि एमपी में है, और बागोर जो कि राजस्थान में है। यहाँ से हमें मेसोलिथिक के जो है इंपॉर्टेंट साइट्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ से हमें बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस मिले हैं, बहुत सारे ऐसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं जिससे हमें पता चला है कि ये मेसोलिथिक टाइम पीरियड के अवशेष थे, रिमेन्स थे। फिर नियोलिथिक। नियोलिथिक को जो है गॉर्डन चाइल्ड नाम के एक हिस्टोरियन है, उन्होंने जो है नियोलिथिक को जो है नियोलिथिक रिवोल्यूशन के नाम से पुकारा है। नियोलिथिक रिवोल्यूशन एक टर्म दिया है उन्होंने, और नियोलिथिक रिवोल्यूशन कहने के पीछे उनका कारण ये था, वो कह रहे थे कि एग्रीकल्चर शुरू हुई
और एग्रीकल्चर जब शुरू हुआ तो बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज। देखो रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रिवोल्यूशन का मतलब होता है सडन चेंज। मतलब आज मैं बहुत गरीब हूं और कल मैं बहुत अमीर हो जाऊं, ये रिवोल्यूशन हो गया एक तरीके से, है ना। जो स्लो चीजें होती हैं, जैसे कि आज मैं गरीब हूं, कल भी गरीब था, लेकिन धीरे 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 करके 10 साल में मैं अमीर हो गया, ये इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन और रिवोल्यूशन में फर्क होता है। इवोल्यूशन और रिवोल्यूशन में फर्क होता है। गॉर्डन चाइल्ड ने जब इसको रिवोल्यूशन कहा, नियोलिथिक रिवोल्यूशन कहा, तो बहुत सारे जो अदर हिस्टोरियंस थे उन्होंने आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि ये रिवोल्यूशन नहीं है बल्कि इवोल्यूशन है। इंसान जो एग्रीकल्चर करना शुरू किया है वो ऐसा थोड़े कि एक ही दिन में एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया होगा। इंसान को कैसे पता चला होगा कि एग्रीकल्चर कैसे करते हैं, खेती कैसे करते हैं? इंसान सबसे पहले, देखो ध्यान रखो, इंसान सबसे पहले वेजिटेरियन था। उसकी जो एनाटॉमी हमें पता चली है उसके हिसाब से हम कहते हैं पहले वेजिटेरियन था, धीरे धीरे वो हमारा क्या हुआ, नॉन वेजिटेरियन हुआ, जानवरों को मारने लगा, खाने लगा। सबसे पहले उसको कैसे पता चला होगा कि ये जो फल खा रहे हैं ये जहरीला नहीं है, ये हार्मफुल नहीं है। बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं, बहुत सारे ऐसे फल होते हैं जिनको खाने से इंसान मर जाता है। वो धीरे धीरे ये सब एक्सपीरियंसेस और एक्सपेरिमेंट, दो वर्ड ध्यान रखो, एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट, इन दो चीजों के थ्रू ही उसको पता चला होगा कि खेती कैसे करते हैं। जब वो कुछ खाया होगा, कोई फल खाया होगा और उसके बीज जब नीचे गिरे होंगे और 2 दिन बाद जब वो वापस आया होगा तो देखा होगा वहां पे तो एक पौधा निकल गया है। ये क्या है? ये एक्सपेरिमेंट है। ये क्या है? ये एक एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही उसने खेती करना शुरू किया। तो उसको कैसे हम लोग रिवोल्यूशन कह सकते हैं? वो तो एक्सपीरियंस, लंबे समय का एक्सपीरियंस था। वैसे ही इंसान जो है पॉटरी बनाना शुरू किया। पॉटरी पहले हाथ से बनाता था, अब चाक से बनाने लगा है, व्हील से बनाने लगा है। फिर उसी व्हील का इस्तेमाल काट बनाने में कर रहा है, काट के पहियों के रूप में कर रहा है। अब सेटल्ड लाइफ शुरू कर दिया है इंसान। पहले क्या होता था, इंसान नोमैडिक लाइफ जीता था। नोमैडिक मतलब क्या है? खाना बदोश की जिंदगी जीता था, हंटर गैदरर था। आज यहाँ पे खाना मिल गया, खा लिया, फिर कल दूसरी जगह पे जाएगा, वहां पे शिकार करेगा, वहां पे खाएगा, तीसरी जगह जाएगा, वहां पे शिकार करेगा, वहां पे खाएगा। तो ऐसे इंसान खाना बदोश की जिंदगी जीता था, एक जगह उसकी सेडेंटरी लाइफ नहीं थी। अब धीरे धीरे जब इंसान ने खेती करना शुरू कर दिया तो खेती करने के लिए वहां पे तो रहना पड़ेगा, खेत में पानी भी देना पड़ेगा, सिंचाई भी करना पड़ेगा, खेतों को बार बार तैयार भी करना होगा, तो इसके लिए खेत के पास रहना जरूरी है, इसलिए सेटल्ड लाइफ भी शुरू हो गया। सेटल्ड लाइफ जब शुरू होगा, बहुत सारे लोग एक साथ रहना शुरू करेंगे, तो बैंड सोसाइटी, पहले 40-50 लोग एक साथ रहेंगे, धीरे धीरे करके वो गांव का रूप ले लेगा, समझ रहे हो? तो सेटल्ड लाइफ शुरू हो जाएगा। फिर अब पॉलिश टूल्स का इस्तेमाल करने लगे। स्टोन टूल्स जो थे पहले, जो इरेगुलर हुआ करते थे, वो और शेप में आ गए हैं। साथ ही साथ अवेयरनेस ऑफ कॉपर, कंट्रोल्ड यूज ऑफ फायर। पहले क्या हुआ, अवेयरनेस ऑफ कॉपर का मतलब क्या हुआ? पहले इंसान सिर्फ टूल्स के बारे में ही जानता था, और वो टूल्स किसके बने होते थे? स्टोन्स के। फिर कॉपर के बारे में जाना, फिर ब्रॉन्ज के बारे में जाना, और फिर आयरन के बारे में। तो कॉपर के बारे में जानने के बाद वो टीन के साथ जब उसको मिक्स कर दिया तो उसने क्या बनाया? ब्रॉन्ज बनाया, जो कि हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में। तो कॉपर का जो नॉलेज है, अवेयरनेस है, वो नियोलिथिक पीरियड में ही स्टार्ट होना शुरू हो गया था। इंसान ने मेसोलिथिक पीरियड में फायर का इवोल्यूशन, फायर का जो है इन्वेंशन नहीं कहूंगा, डिस्कवरी कर दिया। इन्वेंशन इज नॉट अ राइट वर्ड, डिस्कवरी किया फायर का। फायर का डिस्कवरी कैसे हुआ? मान लो कि इंसान जो है वो जंगलों में घूम रहा होता है, जंगलों में ही रहता है, बहुत सारे तूफान आंधी की वजह से पेड़ों में फ्रिक्शन की वजह से सूखे पत्ते नीचे गिरे थे, उसमें आग लग गई। जब आग लगी तो सारे लोग भाग गए, लोग डर गए कि ये क्या चीज। बार बार जब ऐसा हुआ तो उनको लगा कि कुछ तो हो रहा होगा, इसलिए आग लग रहा होगा। एक इंसान जब एक पत्थर को रगड़ रहा था तो अचानक जो है उसमें आग लग गया, उसने फेंक दिया, वैसे ही फेंके वो भागा तो नीचे आग लग गया, सूखे पत्ते नीचे थे। तो उसको पता चला कि अच्छा, दो पत्थर को आपस में रगड़ने से फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन की वजह से आग पैदा होती है। तो ये एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट से ही उसने आग को भी डिस्कवर किया। ऐसा नहीं हुआ कि अचानक आग का डिस्कवर हो गया। फिर जब आग का डिस्कवर हो गया तो आग ने उनके जीवन में काफी बदलाव लाए होंगे। जैसे अब आग के आने से पहले जो वो कच्चा भोजन खाते थे, कच्चा मांस खाते थे, भोजन नहीं, कच्चा मांस जो खाते थे उसको पका के खाने लगे होंगे। कच्चा मांस तो अब पका के खाने लगे हैं। साथ ही साथ अब वो दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं रात में, आग जला के, मसाल जला के। पहले रात में ट्रेवल नहीं कर पा रहे होंगे उतनी दूर तक, लेकिन अब कर पा रहे हैं। जंगली जो जानवर है उनसे सुरक्षा मिल गई होगी, आग का एक घेरा बना के उसके अंदर रहने लगेंगे तो कोई जानवर, जंगली जानवर उसमें एंटर नहीं करेगा। साथ ही साथ आग से शिकार करना भी आसान हो गया होगा, सुरक्षा भी मिल रहा है, शिकार करना भी आसान हो गया होगा। गुफा जो है, केव्स जो है, उसके अंदर रहना शुरू कर दिए होंगे। क्यों? क्योंकि अब गुफाओं को क्लीन करना आसान हो गया। गुफा में बहुत सारे पेड़ जंगल बने हुए हैं, उनको कट के वहां पे जला उला के अंदर बहुत अंदर तक जा सकते हैं। आग का धार्मिक महत्व भी शुरू हो गया होगा, क्योंकि आग ने उनके लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस लाए, इसलिए हो सकता है उसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी स्टार्ट हो गया होगा। ये फायर की डिस्कवरी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। लेकिन इंसान उसको कंट्रोल करना कब सीखता है? वो सीख जाता है हमारा नियोलिथिक पीरियड में, कि आग को कंट्रोल भी कैसे करना है। तो कंट्रोल यूज ऑफ फायर वाज लर्नड बाय ह्यूमन बीइंग्स एट द टाइम ऑफ नियोलिथिक पीरियड। और इसके कुछ साइट्स भी हैं, उनको भी ध्यान रखना है, जैसे कि मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, बुरजा होम कश्मीर में है, और यहाँ पे चिरान जो कि बिहार के छपरा में है, कोल्डीवा जो, और महागरा ये जो कि यूपी में है हमारा। यहाँ पे एक वर्ड लिखा होगा, शायद इसमें नहीं है, नेक्स्ट पीपीटी में होगा,
कि नियोलिथिक पीरियड में ही इंसान ने एग्रीकल्चर करना शुरू किया है, और इसका रेफरेंस सबसे पहले मिलता है हमें मेहरगढ़ में इंडिया में, और अगर वर्ल्ड में जाते हैं तो है सीरिया। सीरिया में हमें सबसे पहले एग्रीकल्चर के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर है। नेक्स्ट, तो स्टोन टूल्स के बारे में अगर लिखना हो तो कैसा है, सिलेक्ट ऑफ पेपर्स, हैंड साइज, बिग, रफ, इरेगुलर, फिर माइक्रोलिथ बनना शुरू होता है, फिर पॉलिश्ड स्टोन टूल्स आ जाता है। ऑक्यूपेशन क्या है, तो पहले हंटिंग कर रहे हैं, हंटिंग गैदरिंग, फूड गैदरिंग, फिशिंग, नोमैडिक लाइफ है, खाना बदोश की जिंदगी जी रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, सेडेंटरी लाइफ नहीं है, एक जगह स्थिर जीवन नहीं जी रहे हैं। हंटिंग, फूड गैदरिंग, फिशिंग स्टार्टेड, प्रिमिटिव कल्टीवेशन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कैसे किए होंगे, खुद जमीन की खुदाई कैसे, स्टोन से ही किए होंगे। ऐसा तो नहीं है कि हल होगा, हल का तो रेफरेंस देखने को मिलता ही नहीं है स्टोन एज में, हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में देखने को मिलता है हल का रेफरेंस, लेकिन इसमें तो देखने को नहीं मिलता है। एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्टेड, शेल्टर कैसे रह रहे हैं वो, तो केव्स में ये सब में रह रहे हैं, रॉक शेल्टर, स्टार्टेड लिविंग इन मड ब्रिक्स हाउस, घर बनाना शुरू कर दिया। पेंटिंग के बारे में बात करूंगा। देखो इंसान जब खाना बना लिया, खाना खा लिया और आराम कर रहा है, उसके दिमाग में कुछ बातें आएंगी। क्या बातें आएंगी, लीजर टाइम है, लीजर टाइम होगा तो कुछ ना कुछ करेगा, तो इंसान कलाकृति पेंटिंग करना शुरू कर दिया। ड्राइंग और पेंटिंग सबसे पहली चीजें जो कि इंसान ने शुरू किया था अपने लीजर टाइम में, ड्राइंग और पेंटिंग। ठीक है, सबसे पहले पैलियोलिथिक टाइम पीरियड की पेंटिंग की बात करते हैं। पेंटिंग बनाते कहाँ थे, क्या उनके पास पेज था, क्या उनके पास वाटर क्या बोलते हैं कलर पेन थे, बिल्कुल नहीं थे, ये सब चीजें तो नहीं थी ना उस समय। तो दीवारों पे, कौन सी दीवारों पे, तो गुफाओं के दीवारों पे वो पेंटिंग बनाते थे। दो तरीके से बनाते थे, एक तो ड्रॉ करके और एक इंग्रेव करके। इंग्रेव का मतलब क्या है, खुरेद खुरेद के बनाते थे। तो जब खुरेद खुरेद के बनाते थे तो उनको एक वर्ड से नाम से जाना जाता है, और उसको हम लोग कहते हैं पेट्रोग्लिफ। पेट्रोग्लिफ का मतलब क्या होता है, जब हम दीवार पे स्क्रैच करके जब पेंटिंग बनाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं पेट्रोग्लिफ। क्लियर हो गया। और जब दीवार पे पेंटिंग बना दी तो उस पर कलर भी डालना है, तो कलर उनको कहां से मिलता था, तो कुछ नेचुरल मिनरल्स से मिल जाते थे, कुछ जानवरों को मार के उनका जो ब्लड है उससे वो यूज करते थे, रेड कलर का यूज करते थे। तो कौन कौन सा कलर है, तो येलो है, ग्रीन है, रेड है, ब्राउन है, इन सारे कलर्स का वो लोग यूज करते थे पेंटिंग को कलर करने में। साथ ही साथ जब भी हम किसी को पेंटिंग बनाने के लिए देते हैं तो उसको बोलते हैं कि ये थीम है, इस थीम पे आपको पेंटिंग बनानी है। जैसे अगर मैं थीम रखूं 2 अक्टूबर का, तो गांधी जी से रिलेटेड कोई थीम बनाएगा। अगर मैं रखूं इन्वायरमेंट डे का, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई थीम पे जो है कोई पेंटिंग बनाएगा। अगर मैं वाटर डे का रखूं तो वाटर से रिलेटेड कोई थीम पे पेंटिंग बनाएगा। इनका क्या थीम था, तो वो देखो जो लाइफ में आसपास की चीजें जो हो रही हैं, जो वो लाइफ में कर रहा है वो वही बनाएगा पेंटिंग में। तो वो हंटिंग का पेंटिंग बना रहा है, वो फाइटिंग का पेंटिंग बना रहा है, जानवरों से फाइट करते हुए वो क्या कर रहा है, ये सब हंटिंग, फाइटिंग, हॉर्स राइडिंग, इसकी भी पेंटिंग बना रहा है। और सबसे पहली जो पेंटिंग जो है वो डिस्कवर की गई है किसके द्वारा, WS वाकंकर के द्वारा। सबसे पहली पेंटिंग जो है भीमबेटका में डिस्कवर की गई है किसके द्वारा, WS वाकंकर के द्वारा जो है पहली पेंटिंग डिस्कवर की गई है। इनका नाम याद रखना, पैलियोलिथिक टाइम पीरियड की जो पेंटिंग है WS वाकंकर ने डिस्कवर किया है। अच्छा, माइक्रोलिथ में आते हैं, माइक्रोलिथ की पेंटिंग। पेट्रोग्लिफ यहाँ भी चल रहा है, लेकिन पेट्रोग्लिफ जो पहले था उससे बेहतर क्वालिटी में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, उससे फाइनेस्ट क्वालिटी में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि फाइनर देन द प्रीवियस वन, यानी कि पिछले जो पेंटिंग थे उनसे अच्छी क्वालिटी का पेंटिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पहले बहुत सारे कलर यूज कर रहे थे, येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड। अभी जो रेड कलर जो है वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, यानी कि सबसे ज्यादा यूज कौन सा कलर हो रहा है, रेड कलर यूज हो रहा है। थीम क्या है यहाँ पे, तो हंटिंग है, गैदरिंग है, फाइटिंग है, एनिमल राइडिंग है, सेलिब्रेशन है, ग्रुप डांस है, सेक्सुअल यूनियन है, हाउस होल्ड एक्टिविटी है। एलस और योनि की वर्शिप इस समय शुरू हो जाती है ना, इसीलिए यहाँ पे सेक्सुअल यूनियन हमने भी लिखा है। हाउस होल्ड एक्टिविटी में हमने देखा कि मान लो कि बहुत सारे लोग हैं जो घर के बाहर जाके काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग घर में काम कर रहे हैं। इसे हमें सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर भी पता चल जाता है कि मान लो कि अगर मेल जो है वो बाहर जाके एनिमल को किल करके उसके मांस को ला रहा है और घर पे महिला उसको पका रही है, इसे सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर भी पता चल रहा है। मैं ये बता रहा हूँ कि इन थीम्स पे पेंटिंग हमें देखने को मिली है केव्स के अंदर। ठीक है, इसका सबसे फाइनेस्ट एग्जाम्पल है भीमबेटका का केव। ये सारे जो है पेंटिंग्स के एग्जाम्पल हमें देखने को मिले हैं, और इन पेंटिंग से हम लोग उस समय की सोसाइटी और उस समय की और भी सारी चीजें हैं उनको हम लोग समझ पा रहे हैं। क्योंकि देखो हमारे पास लिखा हुआ तो कुछ है नहीं, समझने के लिए 2 ही चीज है हमारे पास। कौन कौन सी चीज, एक तो फॉसिल्स, दूसरा है हमारे पास उनके द्वारा प्रयोग किए गए स्टोन टूल्स, और तीसरा है हमारा पेंटिंग। इन तीनों का इस्तेमाल करके ही जो है हम उनके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं, इनके बारे में अगर आप इनको आपको आंसर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल्स वाज फाउंड फ्रॉम विच रिवर वैली ऑफ इंडिया। तो एक व्यक्ति है, उनका नाम है अरुण सोनकिया, उन्होंने ही पहला फॉसिल फाउंड किया था। आपको बताना है वो कहाँ मिला था। विच एमंग द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन द मेसोलिथिक पीरियड। ठीक है, आपको बताना है 2 जगह कौन से हैं, मैंने इस क्लास में ही बताया है आपको। तीसरा क्वेश्चन क्या है, विच एमंग द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन द मेसोलिथिक पीरियड। ठीक है, इसे भी बताना है। आई थिंक दोनों क्वेश्चन सेम हो गए। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम हो गया, नो इश्यूज। अब 2 क्वेश्चन के ही आंसर दे दो। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि नियोलिथिक टाइम पीरियड में इंसान ने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया है। एग्रीकल्चर जो है, देखो खेती करना, ये सबसे बड़ा, देखो 2 रिवोल्यूशन, एक एग्रीकल्चर का रिवोल्यूशन और एक है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ये 2 रिवोल्यूशन हमेशा याद रखना है। ये 2 रिवोल्यूशन ऐसे हैं जो कि ह्यूमन हिस्ट्री को चेंज कर दिए।
कौन रिवोल्यूशन? एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और दूसरा ये एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन। एग्रीकल्चर ये सबसे बड़ा रिवोल्यूशन था ह्यूमन के लाइफ का, ठीक है, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन। तो नियोलिथिक कम्युनिटी ने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। और जब एग्रीकल्चर करना शुरू किया तो पहले वो खुद के लिए बना रहे थे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहे थे। बाद में जब और ज्यादा फार्मिंग करने लगे तो सरप्लस हुआ। सरप्लस जब होगा, अगर मान लो कि तुमको जरूरत है 30 किलो अनाज की और तुम्हारे पास 50 किलो है, तो तुम 20 किलो अनाज का क्या करोगे? उसका ट्रेड करना शुरू करोगे। ट्रेड जब करोगे तो ट्रेड करने के लिए क्या है, आज गांव में तो बेचोगे नहीं, उसको ले जाओगे कहीं पे एक जगह पे, सारे लोग इकट्ठा होंगे जहां पे सेलर्स और बायर्स दोनों आ जाए, सेलर भी जाए और बायर भी आए, उसी को मार्केट कहते हैं। तो ट्रेड सेंटर भी डेवलप हो जाएगा हमारा, जहाँ पे बेचने वाला भी जा रहा है और खरीदने वाला भी आ रहा है। ये दोनों जब एक जगह पहुंचेंगे तो ट्रेड सेंटर डेवलप होगा। जब ट्रेड सेंटर डेवलप होगा तो धीरे धीरे आसपास में रोड्स बनना शुरू हो जाएंगे, आसपास में मान लो कि वेयर हाउसेस बनना शुरू हो जाएंगे, जहाँ पे मान लो कि किसी ने 50 किलोमीटर से अनाज जो को इकट्ठा करके यहाँ पे पहुंचाया मार्केट में, तो क्या फिर वो अनाज रात हो गई तो अनाज को वापस लेके जाएगा? ऐसा तो करेगा नहीं। तो सोचेगा क्यों ना यहाँ पे ही एक छोटी सी मकान बना लिया जाए और उस मकान में ही हम यहाँ पे स्टोर करके रख देंगे, फिर अगले दिन आएंगे यहाँ पे दुकान खोलेंगे और फिर यहीं पे लगा लेंगे। तो ऐसे ही तो मार्केट डेवलप होता है धीरे धीरे। तो ट्रेड सेंटर डेवलप हुआ, ट्रेड सेंटर जब डेवलप हुआ तो वो अर्बन सेंटर का रूप ले लिया, और जब अर्बन सेंटर में प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन और सारी चीजें ऐड हो जाती हैं तो वो सिविलाइजेशन का रूप ले लेता है। और इसी को हम अगले क्लास से पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आई थिंक आज की क्लास में हमने जितनी भी बातें डिस्कस की हैं वो सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ये हमारा पहला लेक्चर था स्टोन एज का, और इस एक वीडियो में हमने स्टोन एज को पूरा कवर कर दिया है। आई थिंक ये थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है, 1 घंटे की वीडियो हो गई है, नो इशूज। 1 घंटे में हमने स्टोन एज को खत्म कर दिया है, और आई थिंक आपको ये पूरा चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने ओरिजिन ऑफ अर्थ भी आपको समझाया है, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग भी समझाया, जिसमें ऑस्ट्रेलोपिथिकस, रमापिथिकस और फिर निएंडरथल, होमो सैपियन, ये सब भी बताया आपको स्टोन एज के बारे में बताया कि स्टोन एज का कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, स्टोन एज की पेंटिंग हो, उनके टूल्स हो, ये भी मैंने बता दिया इसकी क्लास में। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आज की क्लास से, आप कमेंट सेक्शन में बताओ, आपके कोई सजेशंस हैं, आपके कोई फीडबैक हैं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताओ, सो दैट वी कैन इंप्रूव, मैं भी कुछ इंप्रूव करूँ। वी ऑल आर इन लर्निंग फेज, मैं भी और आप भी सभी लर्निंग फेज में ही है। हो सकता है मैं आपसे 2 बात ज़्यादा जानता हूँ, हो सकता है किसी मामले में आप मेरे से 2 बातें ज़्यादा जानते होंगे। तो हम सबको जो है कंधे से कंधा मिला के और एक दूसरे के साथ मिल के काम करना है। इफ यू हैव एनी फीडबैक, इफ यू हैव एनी सजेशन, पिन डाउन इन कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली वर्क अपॉन इट, और नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे उसमें आपको वो चेंज देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ आपके सामने उपस्थित रहूंगा, और जितनी भी बातें मैंने इसमें बताई हैं ये बातों को आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। अगर ये PDF आपको चाहिए तो इसको आपके लिए कमेंट जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जो हमारा लिंक दिया हुआ है उस लिंक पे क्लिक करके जो है आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम सेक्शन पे जा सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारी वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं www.maheshwarias.com पे, और वहाँ पे हमारे कोर्सेज 18 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, उसको आपको ज्वाइन करना है। और वहाँ पे और डिटेल्ड मैनर में इन जो एक घंटे में ये चीज़ें समझाई गई हैं इसको और डिटेल्ड मैनर में 2 घंटे में समझाई जाएंगी। क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, बहुत ही फास्ट ट्रैक मोड में चलाना है, इसलिए काफ़ी तेजी में बोलना भी पड़ा और काफ़ी फास्ट ट्रैक तरीके से इसको समझाना भी पड़ा, ठीक है। लेकिन इसको बेहतरीन तरीके से समझना है तो आप हमारे फाउंडेशन कोर्स से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। थैंक यू सो मच।